अध्याय 6 नागरिकता है। इंडियन पॉलिटी का ये अध्याय 6 होगा। इसके अंतर्गत आज हम नागरिकता, अंग्रेजी बोले तो सिटीजनशिप के बारे में आपको पढ़ेंगे। और ये इस अध्याय का पार्ट 1 होगा। अब सबसे पहले इसके महत्व एवं अर्थ को हम समझते हैं। इसका महत्व एवं अर्थ क्या है, देखिए। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं नागरिक और विदेशी। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, पहला नागरिक और दूसरा विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। नागरिक जो होते हैं वह भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसलिए विदेशियों को सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इनकी दो श्रेणियां होती है विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। अनुच्छेद 22 के द्वारा। अब देखिए, संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों को नहीं है। पहला, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। और दूसरा, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संचरण, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के तहत। चौथा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत। लोकसभा और राज्य विधानसभा, देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। फिर आपको आगे यहाँ पर आपका उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उपरोक्त अधिकारों के साथ भारतीय नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। अब यहाँ देखिए संवैधानिक उपबंध, यहाँ पर आपको देखिए संवैधानिक उपबंध, इसका दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पर संवैधानिक उपबंध। देखिए, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई। संविधान के भाग 2 में आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई। इस संबंध में इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। मतलब जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने, मतलब कि 26 जनवरी 1950 में आपको संविधान लागू हुआ था। जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। इसमें ना तो इनके अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने।
संविधान निर्माण के उपरांत मतलब 26 के बाद 26 के बाद संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। पहला देखिए यहाँ पर, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्त है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से यदि वह आपको 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवर्तन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवर्तन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, आपको एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए, तो भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। यहाँ आपको पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 में आपको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ जो लाल से घेरे हैं। इसमें देखिए इसी तिथि को इस पॉइंट नंबर 1 का मतलब ये हुआ कि इसी तिथि को ऐसे स्थानांतरण के परमिट व्यवस्था को लागू किया गया। इसी तिथि को ऐसे स्थानांतरण के परमिट व्यवस्था को लागू किया गया। दूसरा आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर देखें, दूसरा जो पॉइंट आपको था वो आपको यहाँ पर दिया गया है। कहीं आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको है इस वाले पॉइंट में। अब यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि स्थानांतरण की यह व्यवस्था 1 मार्च 1947 के बाद लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुई। स्थानांतरण की यह व्यवस्था 1 मार्च 1947 के बाद लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुई। जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए, उनकी नागरिकता संबंधी मुद्दे का समाधान आपको नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया। अब आगे यहाँ पर आपको है देखिए पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 में कहता है क्या, एक व्यक्ति देखिए आपको यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की बनाई गई ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके। कुल मिलाकर ये व्यवस्था नागरिकों की चर्चा करती है। पहला, एक व्यक्ति देखिए व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। तीसरा, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। और चौथा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो की एक वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। तीसरा पॉइंट यहाँ देखिए, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। अब यहाँ पर इसका देखिए आपको अगला टॉपिक आपको यहाँ पर है नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 देखते हैं इसमें क्या है। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं पूर्व समाप्ति एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान किया। आपको राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान किया, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी आपको राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की, लेकिन इस प्रावधान को मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया। नागरिकता 55 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 3 द्वारा निरस्त कर दिया गया।
फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए नागरिकता का अर्जन, यहाँ पे देखिए नागरिकता का अर्जन, यहाँ पे देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। देखिए पहला, जन्म से भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो, इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, या माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब यहाँ देखिए भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ देखिए वंश के आधार पर। अब देखिए वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म आपको 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो और वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। आपके यहाँ पर नाम पहला क, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ख, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। ग, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। और घ, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। अंग, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। च, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। 6, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुए हो या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने के वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हो। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब यहाँ पर आपको देखिए, आपको यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है 2A, आपको यहाँ पर पॉइंट है उसको समझते 2A पॉइंट आपको क्या है। ये देखिए यह शपथ इस प्रकार की होगी, मैं अमुक मत अपना नाम डालिए, मैं अमुक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की विधि का पालन करूँगा तथा भारत के नागरिकों के दायित्वों का निर्वहन करूँगा। अब यहाँ पर आपको देखिए पॉइंट नंबर अगला यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट नंबर 4 देखिए, प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता। पहला क,
ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। और ख यहाँ पे देखिए यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। अब घ देखिए यहाँ पर यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब अंग यहाँ पर देखिए उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। यहाँ देखिए कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर दिखाया गया। पॉइंट नंबर 3 देखिए, इसका पॉइंट नंबर 3 का मतलब हो गया संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में आपको 22 भाषाएं मूलतः 14 को शामिल किया गया है। मूल रूप से आपको 14 ही आपको है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान आपको 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। अब कि 6 बार फिर से देखते हैं। देखिए कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। अब आगे देखिए, हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब 5 में याद रखिए, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। अब 6 याद रखिए, असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है, जिसमें आप यहाँ पर देखिए ए नंबर में भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बी यहाँ देखिए, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया हो और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया हो को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आपको नागरिकता की समाप्ति यहाँ पर देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला आपको त्यागना, दूसरा बर्खास्त की या आपको देखिए त्यागना पहला, दूसरा बर्खास्त की या वंचित करना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्वैच्छिक त्याग, यहाँ देखिए स्वैच्छिक त्याग। देखिए एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता को ऐसी घोषणा उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता अपनी नागरिकता को त्याग सकता। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का
तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा आपको बर्खास्तगी के द्वारा देखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह अवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। तीसरा यहाँ पर देखिए, वंचित करने द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। अब यहाँ पर देखिए तीसरा, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। चौथा, यहाँ पर देखिए पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। पाँचवा देखिए, नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। अब देखिए, यदि छात्र विदेश में पढ़ रहा तो यह लागू नहीं होगा। वह भारत सरकार की नौकरी में हो या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो, या अपना वार्षिक पंजीकरण इस संदर्भ में कराता हो कि वह भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है। ये आपको पॉइंट नंबर 4 के आपको पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए एकल नागरिकता क्या है, इसको पढ़ते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान जो वह संघीय और इसने दोहरी राज पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। आप ये देखिए कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में आपको दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई, जबकि भारत में आपको एकल नागरिकता की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति ना केवल अमेरिका का नागरिक है, वरन वह उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहाँ वह रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है, यह भेदभाव आपको मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में सभी नागरिकों चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्ति में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आपको आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे। जैसा कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ आपको पॉइंट नंबर 5 और 5A को देखते हैं इसमें क्या देखिए। पॉइंट नंबर 5 में अब कहा गया कि 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत इसमें अनुच्छेद 371 ग को शामिल किया गया। आपको पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ पर है कि 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत इसमें अनुच्छेद 371 ग को शामिल किया गया। और पॉइंट नंबर 5A का मतलब यहाँ पर है कि अनुच्छेद 371 ग को तेलंगाना राज्य तक विस्तारित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा अनुच्छेद 271 घ को तेलंगाना राज्य तक विस्तारित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा। फिर आगे आपके यहाँ पर है, अब दूसरा इसका पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है। संविधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत
किसी भी नागरिक देखिए किसी भी नागरिक के संविधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यहाँ पर देखिए किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है। निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के सीमा क्षेत्र में आने वाले मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। निवास एवं घूमने अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा यही नहीं ये 19 तक आपको 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर की विधायी का निम्नलिखित के लिए आपको अधिकृत थी। पहला, उन व्यक्तियों को भी परिभाषित करना जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं और ख यहाँ पे देखिए ऐसे अस्थायी निवासियों को निम्न मामलों में विशेष अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करना। पहला यहाँ देखिए राज्य सरकार को सेवा में रोजगार। दूसरा, राज्य में अचल संपत्ति अर्जित करना। तीसरा, राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A पर आधारित था। यह अनुच्छेद संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यह संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे रखा था। वर्ष 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति ने इस विशेष दर्जा को वापस ले लिया। इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश को अधिक्रमित कर दिया। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6, इस पॉइंट नंबर 6 का मतलब ये हुआ कि इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र तथा लद्दाख संघीय क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिए आपको भारत का संविधान को कनाडा की एकल नागरिकता को उपबंध करता है। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता को उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई है ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहते। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। अब देखिए विदेशी भारतीय नागरिकता हम देखिए सितंबर 2000 में भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन मतलब PIOS को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वालों को नहीं। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान हटा दिए। अब बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के अपवाद था पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रावधान किए गए जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। अब देखिए पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता OCI संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसमें PIO कार्ड स्कीम तथा OCI कार्ड स्कीम को मिला या विलियत कर दिया गया, उसको मर्ज कर दिया गया, मतलब उसको मिला दिया गया। PIO देखिए PIO कार्ड स्कीम को 19/8/2002 को
अगस्त में शुरू किया गया था और इसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम को 2 दिसंबर 2005 में 2 दिसंबर 2005 में शुरू की गई थी। दोनों स्कीम साथ साथ चल रहे थे। वैसे ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के भारत सरकार ने पीआईओ तथा ओसीआई को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। पीआईओ स्कीम 9 जनवरी 2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्ड धारक 9 जनवरी 2015 से ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 7 में इसका ये मतलब हुआ। अब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। और मुख्य अधिनियम में आपको निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निबंधन। एक पहला देखिए यहाँ पर, भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। पहला, ये पूर्ण आयु क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो एक में देखिए यहाँ पर, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय था उसके बाद भारत का नागरिक था। अथवा दूसरा, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्हता था। अथवा तीसरा, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो। अथवा 4, जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र या पुत्री या पोत या पोत्री या परपोत या परपोत्री हो। अथवा बी, इसमें आपको देखिए 4 का बी में आपको देखिए मतलब बी में आपको देखिए, कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लेखित व्यक्तियों का नाबालिग बच्चा हो। अथवा बी, सी, कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक का भारत का नागरिक हो। अथवा डी, भारत नागरिक का विदेशी मूल का या कि पति पत्नी अथवा विदेशी भारत नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह निबंधित और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो। अगर कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके माता पिता में से कोई एक अथवा जिसके दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश अथवा किसी ऐसे देश जिन्हें भारत सरकार उल्लेखित कर सकती है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन के लिए अर्ह नहीं होगा। दूसरा आप देखिए, भारत सरकार उस आंकड़े डाटा को उल्लिखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए कि तीसरा बिंदु 1 में आपको देखिए, बिंदु 1 में कोई बात पहले रहते थे। देखो कोई बात पहले रहते भी कोई केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलेखित कर किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में निबंधित कर सकती है। दूसरा, एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उल्लेखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। दूसरा, एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो किसी भारतीय नागरिक को होते हैं। दूसरा, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। पहला, देखो उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। बी, वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए भी अर्ह नहीं होगा। वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के अर्ह नहीं होगा। वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। वह एक मतदाता के रूप नहीं होगा। अब असंग अथवा मामलों अर्ह नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे। तीसरा, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित परपद पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड नहीं रह जाएगा। तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा।
दूसरा जब देखिए दूसरा जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता तब उसका विदेशी मूल की उसकी या उसका पति पत्नी जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर प्राप्त किया और उसका नागरिक बचा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर है कि देखिए विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि पहला, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई है, अथवा बी, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है, अथवा आपके यहाँ पे देखिए विदेशी अथवा आपको सी में देखिए विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान आपको शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है, अथवा डी, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद की सजा भुगती है, अथवा ये यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता अथवा एफ, किसी विदेशी भारतीय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर यहाँ पर आपको ये देखिए अब आपको यहाँ पर 6.3 में देखिए यहाँ पर आपको है कि NRI, PIO एवं OCI कार्ड होल्डर की तुलना यहाँ पर की गई है, तो आप इसको देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जो तालिका देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर कौन है, देखिए तुलना के महत्व के रूप में आपको देखिए कौन अप्रवासी भारतीय जिसको हम NRI बोलते हैं। देखिए भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट उसको हम NRI बोलते हैं। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास आपको भारतीय पासपोर्ट उसको हम NRI बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भारतीय मूल के व्यक्ति NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति NRI, एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता या करती है जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है। अब देखिए विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर देखिए यहाँ पर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर OCI देखिए एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर हो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए तुलना नंबर आपको 2 देखिए यहाँ पर कौन अहर है, तो इसमें देखिए आपको देखिए विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का ही आपको देखिए यहाँ पर कौन अहर में अंतर्गत निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए अहर है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, अथवा दूसरा यहाँ पर जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के अहर था, अथवा वह उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया, अथवा जो किसी नागरिक पुत्र या पुत्री पोत या पोती परपोत है, अथवा जो ऊपर लिखित व्यक्तियों की नाबालिग संतान है। और यहाँ पर छठा देखिए जो नाबालिग बच्चा और जिसके माता पिता भारत का नागरिक अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है, अथवा भारत के नागरिक की विदेश मूल की का पति पत्नी अथवा विदेशी भारत का नागरिक कार्ड होल्डर का की विदेश मूल की पति पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ और यह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम वर्ष तक चला हो, 1 वर्ष तक आपको चला हो। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आपको यहाँ पर तीसरा आपको तुलना का आपको आधार है कि प्राप्ति कैसी होगी। अब देखिए यहाँ पर इसका आपको है OCI कार्ड होल्डर के अंतर्गत हर व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा उस समय। अब आपको देखिए यहाँ पर चौथा आपको कहाँ आवेदन करना है, तो आपको देखिए OCI के आपको देखिए उस समय तक जब तक कि ऑनलाइन भुगतान सुविधा आरंभ होती है निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट हर प्रकार से पूर्ण करके संलग्नक के साथ डिमांड ड्राफ्ट तथा फोटो की 2 प्रतियां सहित भारतीय मिशन पोस्ट जिसका उस देश के अंदर क्षेत्राधिकार हो जहाँ का आवेदक नागरिक है या यदि वो अपनी नागरिकता के देश में नहीं रह रही है। भारतीय मिशन पोस्ट जिसका क्षेत्राधिकार उस देश में हो जिसका आवेदक साधारणतया एक निवासी है। दूसरा यदि यदि आवेदक भारत में रह रहा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो हर प्रकार से पूर्ण हो, संलग्न सहित डिमांड ड्राफ्ट और फोटो की 2 प्रतियां विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस FRRO में अपने क्षेत्राधिकारिक नियंत्रण के अनुसार जमा करेगा या करेगी। अब यहाँ देखिए शुल्क क्या रहेगा इसका, शुल्क मतलब इसका जो आपको जो पैसा कितना लगेगा उसमें आपको देखते हैं। अब देखिए इसमें OCI के लिए देखिए यदि आवेदन अन्य देश की स्थित भारतीय मिशन पोस्ट में जमा किया जाता है $275 अथवा स्थानीय मुद्रा के समतुल्य के बराबर आपको लिया जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे देखिए किन देशों के नागरिक अर्ह हैं, किन देशों के नागरिक आपको अर्ह है, तो यहाँ पे आपको देखिए इसमें आपको यहाँ पर है यदि आवेदन भारत में ही जमा किया गया हो, इसमें देखिए दूसरा आपको प्रावधान यदि भारत में ही आवेदन जमा किया हो तो 15,000 रुपया। अब देखिए कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उसके माता-पिता में एक दादा-दादी या परदादा-परदादी में कोई एक भाग पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अन्य देश जिसके बारे में केंद्र सरकार ने विशिष्ट निर्देश दिए हो का नागरिक है या रहा था विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए अर्ह नहीं होगा। अब आपको देखिए क्या लाभ प्राप्त होंगे, आपको 7वां में देखिए क्या लाभ प्राप्त होंगे। देखिए सभी लाभ जो भारतीय नागरिक को उपलब्ध आपको एनआरआई को आपको जो आपको था जिसके पास पासपोर्ट उसको क्या होगा कि सभी लाभ जो भारतीय नागरिक को उपलब्ध है जैसा कि भारत सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी करती है वो प्राप्त होंगे। और दूसरा कोई विशेष लाभ इसको प्राप्त नहीं, मतलब ये इस वाले व्यक्ति को इस वाले एनआरआई एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक हो और जो वर्तमान अन्य देश का नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जबकि आप OCI कार्ड होल्डर को जो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा वह देखिए वह पहला यहाँ पे देखिए वह प्रविष्टि वाला आजीवन वीज़ा भारत आने के लिए वीज़ा मतलब वीज़ा भारत आने के लिए चाहे किसी भी उद्देश्य से। हालांकि OCI कार्ड होल्डर को भारत में शोध कार्य की विशेष अनुमति देनी होगी जिसके लिए इंडिया मिशन पोस्ट FRRO को आवेदन पत्र कर सकता है। दूसरा एक देखिए एक RRO मतलब फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अथवा FRO के साथ पंजीकरण से छूट भारत में कितने भी लंबे ठहराव के लिए अब यहाँ पे देखिए अप्रवासी भारतीय NRI स्मॉल एस के अलावा आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी, लेकिन कृषि अथवा बागान परिस्थितियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक। दूसरा चौथा पॉइंट यहाँ देखिए पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक के कार्ड होल्डर भारतीय बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के मामले में अप्रवासी भारतीय NRI के समान समझे जाएंगे। पाँचवां देखिए पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर भारत में घरेलू उड़ानों के किराए के मामले में अप्रवासी भारतीय NRI के बराबर समझे जाएंगे। चौथा पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर भारत से राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में वहीं प्रवेश शुल्क लिया जाएगा जो घरेलू आंतकों से लिया जाता है। जो सातवां आवासीय भारतीयों के साथ निम्नलिखित के संबंध में सफलता राष्ट्रीय संग्रहालयों ऐतिहासिक स्थलों आदि के प्रवेश शुल्क। B निम्नलिखित व्यवसाय करने के प्रासंगिक कानूनों के प्रावधान का पालन करते हुए डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, वकील, वास्तुकार या आर्किटेक्ट जिसको बोलते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट। और देखिए C ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट तथा अन्य परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने हेतु भाग लेना प्रासंगिक कानूनों में निहित प्रावधानों के अनुपालन में। सातवां देखिए राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि OCI कार्ड होल्डर पंजीकरण उनको प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के उनके पहचान पत्र के रूप में व्यर्थ हो। यदि आवास के प्रमाण की आवश्यकता हो OCI कार्ड होल्डर की यह शपथ पर दाखिल कर सकता है कि कोई विशेष पता भारत में उसके आवास स्थान के रूप में व्यर्थ है। अब यहाँ देखिए क्या है कि आपको तुलना नंबर 8 में देखिए क्या उससे भारत आने के लिए क्या उससे भारत आने नहीं आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है, क्या उससे भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है। मतलब जो NRI है जो जिसके पास भारत का पासपोर्ट उसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। जो NRI है लेकिन वो आपको किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश का नागरिक है, किसी दूसरे देश का नागरिक और भारत का भी पासपोर्ट है तो उसको आपको वीज़ा की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अब OCI कार्ड होल्डर क्या जीवन भर बिना वीज़ा के भारत आ सकती है। तो OCI कार्ड होल्डर जो होगा उसको जीवन भर बिना वीज़ा के भारत आ सकती है।
फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए, अब आगे क्या क्या भारत में स्थानीय पुलिस क्या भारत में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ निबंधित होने की आवश्यकता है? तो आपको एनआरआई जिसके पास भारत का पासपोर्ट है उसको नहीं है, लेकिन एनआरआई जो भारत में जिसके पास भारत का पासपोर्ट है लेकिन वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, तो उनको हाँ, उनको आपको पुलिस के साथ निबंधित होना आवश्यक है। आवश्यक यदि यहाँ ठहरने की अवधि 180 दिन से अधिक है तब। अब देखिए जो आपको ओसीआई कार्ड होल्डर का इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम देखिए आपको 10वां नंबर आपको तुलना यहाँ पर क्या गया है, 10वां नंबर तुलना यहाँ पर क्या गया है, क्या भारत में कौन सी गतिविधियाँ शुरू की जा सकती है? तो एनआरआई सभी गतिविधियों को शुरू कर एनआरआई जिसके पास भारत का पासपोर्ट है वो सभी गतिविधि शुरू कर सकता है। और वो एनआरआई जिसके पास भारत का पासपोर्ट है लेकिन वो दूसरे देश का नागरिक है, तो वह वीसा के प्रकार के अनुसार गतिविधियाँ शुरू कर सकती है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, ओसीआई कार्ड होल्डर क्या, ओसीआई कार्ड होल्डर को सभी गतिविधियाँ लेकिन शोध कार्य को छोड़कर जिसके लिए भारतीय मिशन पोस्ट FRO से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। अब आगे आपके यहाँ पर है क्या कि अगला यहाँ पर तुलना 11 नंबर तुलना यहाँ पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कैसे प्राप्त कर सकता है? तो पहले यहाँ देखिए, एनआरआई जिसके पास भारत का पासपोर्ट है वो एक भारतीय नागरिक है। और देखो वो एनआरआई जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है लेकिन वो दूसरे देश का नागरिक है, तो इसमें क्या होगा उसको कि वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उसे पंजीकरण आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व तक साधारणतः भारत में निवास आना चाहिए। उसके देखिए आपको देखिए ओसीआई कार्ड होल्डर क्या नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि आईसीआई कार्ड होल्डर के रूप में 5 वर्ष के लिए पंजीकृत रहता है और जो नागरिकता पंजीकरण आवेदन के पहले लगातार 12 माह तक साधारणतः भारत में निवास करता रहा, उससे आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको नागरिकता संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में डालते हैं। देखिए नागरिकता संबंधित अनुच्छेद आपको देखिए किस में आपको क्या दिया गया है। तो पहले आपको देखिए नागरिकता संबंधित अनुच्छेद में देखिए अनुच्छेद 5 जो आपको यहाँ पर है वो आपको क्या अनुच्छेद 5 आपको संविधान लागू होने के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय आपको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय ही आपको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रावधान किया है। अब यहाँ पे आपको अनुच्छेद 6 का आता है, अनुच्छेद 6 यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवर्तन किया उसका आपको नागरिकता मिल जाएगी उसका अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। अब 7वां अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान के प्रवजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार पाकिस्तान के प्रवजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार आपके पाकिस्तान के प्रवजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। अनुच्छेद 8 में आपको कहता है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 9 में हम देखिए जो व्यक्ति आपको स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती आपको ये अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। अनुच्छेद 10 कहता है कि अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आपको ये व्यवस्था है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन मतलब उसमें संशोधन करना। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत क्या संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन आपको अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत देखिए संविधान लागू होने के समय आपको नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। अनुच्छेद 6 कहता है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रावधान किया है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या अब ये आपका नागरिकता वाला जो अध्याय था वो पूरी तरह से फिनिश होता है। अब उसके बाद आते हैं मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम अध्याय 7 को शुरू करते हैं। अध्याय 7 आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स मतलब कि आपको मूल अधिकार हो गया। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि आपको मूल अधिकार होगा, इनको हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए संविधान के भाग यहाँ पर आपको है क्या कि संविधान के भाग तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण। यहाँ पर आपको कहता है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। तो संविधान के भाग 3 में आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे हैं। अब यहाँ देखिए संविधान के भाग 3 में
यानी आपको अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहा। यानी देखिए, इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, अर्थात मैग्ना कार्टा कहते हैं, यह जो सर्वथा उचित। अब देखिए, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, जो सर्वथा उचित है। अब देखिए, चूंकि अब भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार, देखिए मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है, मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के मूल अधिकार संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी। अब यहाँ पर आप ये देखिए, संविधान की संज्ञा दी गई, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में संविधान द्वारा बिना किसी सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का देखिए, मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। आज़ादी की आपको सुरक्षा करते ये विधानमंडल कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। संक्षेप इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। अब देखिए, मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। शुरू में संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए, जिसमें पहला आपको यहाँ पर है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। और तीसरा, आपको श्वसन के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। चौथा, आप छोड़िए यहाँ पर, पहला आपको समता का अधिकार, जो कि आपको था अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा, आपको स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा, आपको यहाँ पर देख रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। और अनुच्छेद आपको चौथा आपको यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और आपको संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा आपको यहाँ पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 आपको। और चौथा, आपको यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता, देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा, आपको यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। पांचवा आपको है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा, आपको यहाँ पर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 आपको यहाँ पर हो गया। आगे आप यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर देखिए। और आपको 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसी संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। इस तरह भारतीय भारतीय नागरिक को मूल रूप से 6 अधिकार आपको प्राप्त है। आपको 6 अधिकार प्राप्त है। पहले आपको 7 अधिकार था। एक संपत्ति का अधिकार को जो था, मौलिक संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उसको अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया है। अब वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है।
हालांकि संपत्तिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में आपको भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार है। मतलब संपत्तिक अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब देखिए मूल अधिकारों की विशेषताओं के यहाँ उनकी विशेषताएं क्या उसको देखिए। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया। पहला उनमें देखिए, उनमें से कुछ नागरिकों को उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक विदेशी लोग हो या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या कंपनियां। उनमें से कुछ जो है आपको सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक विदेशी लोग हो या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां। दूसरा देखिए, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग होते हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग होते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि ये कानून उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। दूसरा देखिए, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग होते हैं। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि ये काम उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध अब उपलब्ध हैं। हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। चौथा यहाँ देखिए, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। पाँचवा देखिए, ये न्यायोचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। छठा, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाएं। अब देखिए सातवां, यहाँ देखिए, ये अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक द्वारा, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ही, ना कि आपको साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना जा सकता है। मूल अधिकारों के संशोधन का अध्याय। अब 8वीं विशेषता देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन यहाँ पर आदिक अधिग्रहण पर कानून की रक्षा। अनुच्छेद 31 को यहाँ पे क्या है कि संपत्ति आदिक अधिग्रहण पर कानून की रक्षा। यहाँ पे देखिए ये रक्षा, लेकिन इनके द्वारा अनुच्छेद 31 को के द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का अविधि मानकर नौवीं सूची में शामिल किया गया। और एवं अनुच्छेद 31 गो कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि। अब देखिए 10 नंबर देखिए आपको यहाँ पर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। अब 11 नंबर देखिए, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहाँ फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है।
अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर, देखिए 12 नंबर की विशेषता देखिए यहाँ पर, इनमें से ज़्यादातर अधिकांश, देखिए इनमें से ज़्यादातर अधिकांश स्वयं स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकता बनी रहे। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत इनमें से ज़्यादातर अधिकांश स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए, देश की एकता को संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकता बनी रहे। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अब यहाँ देखिए राज्य की परिभाषा को यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर राज्य की परिभाषा को पढ़ते हैं। देखिए मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। और देखिए यहाँ पर कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। व राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। देखिए यहाँ पर सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि। यहाँ पर देखिए अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। इस तरह यहाँ पर देखिए इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। अब यहाँ पर देखिए मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। अगला टॉपिक है। देखिए अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, 226 के अंतर्गत प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों के उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नांकित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया। और देखिए यहाँ पर अस्थायी विधियाँ संसदीय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, वो यहाँ पर अस्थायी विधियाँ जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। यहाँ पर देखिए प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन, जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय या अधिसूचना। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत मूल अधिकारों का हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको है। अब देखिए मूल अधिकार एक नज़र में आपको देखिए यहाँ पर आपको एक तालिका 7.1 में आपको यहाँ पर दिया गया है। तालिका 7.1 में आपको क्या है? तालिका 7.1 में आपको मूल अधिकार एक नज़र में आप देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देखिए। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसमें क्या नहीं थी? देखिए इसमें विधि के समक्ष आपको समता। पहले 14 का एम देखिए यहाँ पर क्या है, 14 ये आपको यहाँ पर एम देखिए 14 से 18 तक में आपको यहाँ देखिए अनुच्छेद 14 आपको है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत देखिए विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। देखिए विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आते हैं। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आपको अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आते हैं। अस्पृश्यता का अंत, देखिए अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत और उसका आचरण निषिद्ध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आते हैं। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत।
अब यहाँ पर दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक यहाँ पे देखिए। इसमें पहला आपको यहाँ पे देखिए, इसमें पहला आपको यहाँ पर देखिए क्या स्वतंत्रता का अधिकार में पहला देखिए 6 अधिकारों की सुरक्षा, 6 अधिकारों की सुरक्षा देखिए। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तीसरा संघ की स्वतंत्रता है। चौथा संचरण की स्वतंत्रता है, संचरण की स्वतंत्रता है। पांचवा आपको निवास की स्वतंत्रता है। छठा वृत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, वृत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब देखिए बी, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अपराधों के आपको दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। प्रारंभिक शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 21, प्रारंभिक शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 देखिए। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। पहला यहाँ पर देखिए क्या बारात श्रम देखिए। आपको देखिए पहला बारात श्रम का प्रतिशत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। बारात श्रम का मतलब बच्चों से श्रम कराना आपको प्रतिशत निषेध है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। कारखानों आपको देखिए कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यहाँ पर देखिए। अब आगे आपके यहाँ पर है धर्म की देखिए, धर्म की स्वतंत्रता देखिए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यहाँ पर देखिए। अंतकरण की देखिए, अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। किसी धर्म की अभिवृद्धि के करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। कुछ शिक्षा संस्थाओं धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में आपको स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। शिक्षा देखिए, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। किसी धर्म की अभिवृद्धि के करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अब आगे यहाँ पर आपको है आपका यहाँ छठा आपका अधिकार है देखिए सांविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। सांविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यहाँ पर देखिए मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए देखिए मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण। अब कि पहला यहाँ देखिए अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अधिकार परीक्षा को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं आपको है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण। पहला यहाँ देखिए अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप यहाँ देखिए। अब देखिए आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको यहाँ पर है। अब तालिका 7.2 देखिए, तालिका 7.2 में आपको विदेशियों के मूल अधिकार यहाँ देखिए, विदेशियों के मूल अधिकार देखिए यहाँ पर। अब केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है वो आप इस कॉलम में आपको है। के लोगों को छोड़ के ये इस कॉलम में आपको है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले आपके यहाँ पर केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है उसमें पहला देखिए यहाँ पर पहला आपके यहाँ पर क्या है कि केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपको विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है उसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पहला नंबर यहाँ पर आपको है इसका केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत
अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। तीसरा, विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। चौथा, देखिए अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। पांचवा, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए अगला आपके यहाँ पर है, अगला आपके यहाँ पर हम देखेंगे अगला आपके यहाँ पर कि नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। पहला देखिए विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अपराधों के दोष सिद्धि के समय आपको संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। तीसरा आपके यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और चौथा आपको यहाँ पर है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। प्रारंभिक शिक्षा का पांचवा यहाँ देखिए कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। बलात्कार एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। अब आप यहाँ पर देखिए आपको देखिए इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इससे उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इससे उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे पहले हम इसी तरह से पिछला लाइन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ना केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत मूल अधिकारों का हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। एक मिनट, इस तरह अनुच्छेद आपको 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, संविधान संशोधन आपको कोई विधि नहीं है, इससे उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 का मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामला है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अंतर्गत आपके यहाँ पर है। इस तरह से 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों का हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या अब यहाँ देखिए समानता का अधिकार पर आप क्या पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको अगला टॉपिक है समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार का पहला पॉइंट आपको यहाँ पर है क्या विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण यहाँ पर देखिए, जिसमें पहला पॉइंट आपको यहाँ पर है अनुच्छेद 14 में कहा गया कि भारत के राज क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में आपको विधि व्यक्ति अर्थात सांविधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य
तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया। जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है, पहले संदर्भ को शामिल और किसी व्यक्ति के पक्ष में, देखिए किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार। वो देखिए साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार। यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में आपको निहित है विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। वो यहाँ पे समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के आपको समान नियम है। और देखिए बिना भेदभाव के समान समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ जबकि दूसरा सकारात्मक है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि अवसर और न्याय की समानता है। अब उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यद्यपि अनुच्छेद 14 जो आपको है वह श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधियों द्वारा व्यक्तियों वस्तुओं और लेन देनों के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। अब विधि का शासन देखिए आप देखिए ब्रिटिश न्यायवादी एवी डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध उन्होंने निम्न 3 अवधारणाएं यहाँ देखिए इच्छा किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जाता। दूसरा हम देखिए विधि के समक्ष समता अति आवश्यक है। विधि के समक्ष आपको समता अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। पॉइंट में यहाँ पर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ पर कहता है देखिए विधि के समक्ष समानता के संबंध में डायसी महसूस करते हैं कि कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे वह किसी श्रेणी या स्थिति का हो, उसे भी साधारण कानून के तहत उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल तक या एक कर संग्राहक तक कानून के समक्ष सभी समान नागरिक हैं, सभी समान आपको नागरिक हैं। अब यहाँ का लागू किया जाता है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही देखिए भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं। पहले एवं दूसरे कारक ही आपको भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं। तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। अब यहाँ पर देखिए क्या सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन संविधान का मूलभूत तत्व है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए इसे किसी भी तरह का यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद है। इनका वर्णन इस प्रकार आपको यहाँ पर है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को निम्न शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। तो भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। पहला देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरा राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। तीसरा राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ
खत्म नहीं की जा सकती। चौथा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इनकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि संसद के राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत है। तीसरा देखिए, यहाँ पर संसद में या उसकी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत है। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 105 का अंतर्गत। चौथा, मंडल में या उसकी आप देखिए, अनुच्छेद 31 ग जो आपको है वह अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद 31 ग जो है वह अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल व नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है तो उसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहाँ अनुच्छेद 31 ग आता है वहाँ से अनुच्छेद 14 चला जाता है। जहाँ आपका अनुच्छेद 31 ग आता है वहाँ से आपका अनुच्छेद 14 चला जाता है। जहाँ से आपको अनुच्छेद 31 ग आता है वहाँ से आपका अनुच्छेद 14 चला जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है क्या कि आपको देखिए, विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। विदेशी संप्रभु या शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। अब देखिए, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध यहाँ पर देखिए। दूसरा टॉपिक है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। यहाँ देखिए, अनुच्छेद 15 में व्यवस्था दी गई कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। देखिए, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय की अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। अब विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 3 अपवाद हैं। पहला, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं की विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। यहाँ देखिए, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, उसको पहले देख लेते हैं। दूसरी व्यवस्था को पहले संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। जोड़ा गया था। अब यहाँ देखिए, इसमें आपको उदाहरण के विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट शामिल आपको है। यहाँ पे देखिए 100 नंबर में राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के छूट संबंधी कोई
नियम बना सकता है। ये शैक्षिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सरकार को कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थानों, चाहे वे सरकारी हो या अथवा निजी, सहायता प्राप्त हो या ना हो, में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती है। अपवाद अल्पसंख्यक संस्थान है। अपवाद में अमात अल्पसंख्यक संस्थान है। यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य की सरकार ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होंगे। अब आपके यहाँ पे देखिए, चूंकि आपके यहाँ पे देखिए शैक्षिक संस्थान अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था आपके यहाँ पर है, तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेज 7.6 का, जो आपको शैक्षणिक संस्थानों आपको अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण, इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।